Assalamu alaikum. This is the 13th session for the series Quantitative Analysis and Research for Management. I'm Usman bin Saif. This is in fact the second last lecture of section 2. In this session we'll be concluding our section 2, which was about designing questionnaires, sampling techniques, how to measure the responses, how to check the validity of the instrument. In the last session we discussed factor scales. What are they, why are they used, what are the types of factor scales, then what are standardized instruments, क्वेश्चनेयर्स या हम और कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, स्टैंडर्डाइज क्या होता है, स्टैंडर्डाइज से मुराद क्या है, ये भी हमने डिस्कस की थी, और स्टैंडर्डाइज्ड हम क्यों रिकमेंड करते हैं, और स्टैंडर्डाइज्ड यूज़ किस किस सिचुएशन में होते हैं. हमने डिस्कस किया था कि हम स्टैंडर्डाइज इसलिए भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि ताकि हम दो सिचुएशंस को मेजर कर सकें, फिर दो डिफरेंट सिचुएशंस को मेजर कर सकें जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हों, जिनका प्रॉब्लम एक जैसा हो, उनके लिए भी हम एक स्टैंडर्डाइज यूज़ करते हैं. फिर स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सपर्ट्स डेवलप करते हैं उन, और उसमें फिर बायस भी कम होता है उसमें, या बायस नहीं होता, या उसमें एरर का चांसेस कम हो जाते हैं, रादर देन कि एक रिसर्चर अपना एक इंस्ट्रूमेंट खुद डेवलप करे, डिवाइस करे. होना तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी ही चाहिए, जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसी को टारगेट करे, उसी आपके ऑब्जेक्टिव्स को ही पोर्ट्रे करे, रिप्रेजेंट करे आपका इंस्ट्रूमेंट. बट आपके अगर ऑब्जेक्टिव्स किसी पिछले पहले रिसर्च से मैच करते हैं, वैसा ही आपको चाहिए जो ऑलरेडी एक दफ़ा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जो है ये आपका टेस्ट हो चुका हो, वही अगर आप यूज़ करें तो आपके टेस्ट रिजल्ट्स बेटर आएंगे. फिर हमने देखा कि वैलिडिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी कब आती है, आपके इंस्ट्रूमेंट को कैसे हम रिलायबल, उसमें क्लैरिटी हो, उसमें बायस ना हो, उसमें उसके रिस्पॉन्सेज आपस में कोरिलेट करते हों तो रिलायबिलिटी आती है, बायस नहीं होगी तो स्टेबल होगा. इक्विवेलेंस हमने देखा कि हम एक इक्विवेलेंट सिचुएशंस में किस तरह से हम स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं. फिर हमने प्रैक्टिकलिटी की बात की थी. प्रैक्टिकलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिकलिटी से क्या मुराद थी, प्रैक्टिकलिटी से मुराद थी इन इकोनॉमिक टर्म्स, इन एक्टिविटी टर्म्स, इन अवेलेबिलिटी टर्म्स. क्या आप वो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, क्या वो आपने जो इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया है वो ऐसा है कि आप उसको आप आफ्टर टेस्टिंग आप उसको सैम्पलिंग के बाद आप उसको एक्चुअली उसकी बेस पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चनर्स फिल करा सकते हैं, या ऐसा नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. इकोनॉमी है कि आपके पास अगर इतने फंड्स अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप उस पर स्पेंड कर सकते हैं, आप एनुमरेटर्स हायर कर सकते हैं, उनको फील्ड में भेज सकते हैं, क्वेश्चनर्स फिल करा सकते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए लोगों को बुला सकते हैं. प्लस क्या आपका सैम्पल साइज प्रैक्टिकल है. आपने कहा मैं 2000 इंटरव्यूज़ करूँगा, लेकिन 2000 आप इंटरव्यूज़ कर ही नहीं सकते, आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, आपके पास फंड्स इतने अवेलेबल नहीं हैं. तो practicality is very important. Let's start with this session. In this session, this session is all about sampling. Why sampling? What is sampling? What are the sampling methods that we employ? Then what are the procedures to employ those sampling methods? And what is a sample size decision? How we take a sample size decision. Why is it important to take a sample size decision? So this session is all about sampling, and this is the last topic in our section 2. Now sample. What do we call a sample?
A sample is used when it is not possible or practical to make all possible observations of a phenomenon that is being studied. सैंपल क्या होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले सेशंस में. सैम्पलिंग हम उस वक़्त करते हैं जब एक पॉपुलेशन है, 2000 हाउस होल्ड्स हैं. आप उनसे कोई एनर्जी सेक्टर पे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, उनका ओपिनियन जानना चाहते हैं या उनकी परसेप्शन पूछना चाहते हैं. अब 2000 घरों का इंटरव्यू करना इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना टाइम नहीं है, और हो सकता है कि लोग इतने अवेलेबल ना हों. आप जाएं, वो आपको रिफ्यूज़ कर दें, रिस्पॉन्स एरर आए. तो हम क्या करते हैं? हम फिर एक सैम्पल डिराइव कर लेते हैं. सपोज़ 2000 घर हैं, 2000 घरों के लिए 200 का सैंपल, 300 का सैंपल. अब वो 200 हाउस होल्ड्स का सैंपल हम ले लेते हैं जो कि एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है ऑफ दैट पॉपुलेशन. अब ट्रू रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि जी ट्रू रिप्रेजेंटेशन है? वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऐसे कि अगर हमने बात की, हमने 2000 हाउस होल्ड्स हैं, वो उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो एक 2000 घरों की एक कॉलोनी है जो कि वहाँ पे सब अमीर लोग रहते हैं, वेल ऑफ लोग रहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हर घर के पास अल्टरनेट सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के. इलेक्ट्रिसिटी हमने एनर्जी पे बात करनी है ना उनसे. उसके अलावा वहाँ पे गैस नहीं जाती, गैस की लोड शेडिंग नहीं है, और डिफरेंट इस तरह के वेरिएबल्स और करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उन 2000 हाउस होल्ड्स में से जब हम 200 का सैंपल लेंगे तो वो सारे उन 200 के सैंपल में भी मौजूद होने चाहिए, वो सारे करैक्टरिस्टिक्स. तब ही हमारी ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन होगी. अदरवाइज हमारा सैंपल जो है वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करेगा पॉपुलेशन को. Measurements are made on the sample characteristic and are used to estimate the characteristic of the larger group. अभी हमने बात की मेजरमेंट किस पे हम करते हैं? उस सैंपल पे करते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? टोटल पॉपुलेशन के, लार्जर ग्रुप के. तभी हम स्टडी कर सकते हैं ना अगर हमें पता हो कि जो सैंपल के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हैं जो और वो रिप्रेजेंट करते हैं जो लार्जर पॉपुलेशन है या हमारा टोटल पॉपुलेशन है. Thus samples enable parsimony of data collection effort. सैम्पल्स हमें एक रिप्रेजेंटेशन, एक हमें डाटा कलेक्ट, हमें हमारा जो डाटा है वो ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है. Collectively, the entire group of study object is called population. Population क्या है? हमने एक कराची के सिटीजन्स या सपोज मरी के सिटीजन्स, कराची इज़ अ बिग सिटी, मरी अगर हम देखें, मरी की पॉपुलेशन कितनी होगी? 100,000. 1 लाख की पॉपुलेशन है टोटल. 1 लाख लोग मरी में रहते हैं. तो 1 लाख लोग, जितने लोग टोटल मरी में रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? वो हमारा पॉपुलेशन ग्रुप है. अगर हमने मरी पे कोई स्टडी करनी है, मरी के लोगों पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उनके एटीट्यूड्स पे, बिहेवियर पे, तो हम क्या करेंगे? टोटल पॉपुलेशन क्या लेंगे? जो जितने लोग मरी में रहते हैं. हमने यही इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं ना कि मरी की हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, हमने हमारा ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, हमने स्टडी करना है कि मरी में जितने लोग रहते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, या हमने ये स्टडी करना है कि मरी में जितने लोग रहते हैं वो किस एथनिक ग्रुप से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं. अब उसके लिए हम 1 लाख लोगों का तो इंटरव्यू नहीं किया जा सकता. हम कुछ ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं और वो हम एक ट्रू, जो कि एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो, हम 500-800 लोगों का इंटरव्यू कर लेते हैं. उससे हमें पता चल जाएगा कि मरी की
लोगों की परसेप्शन क्या है। अब जो टोटल लोग हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी, और जो लोग हमने सिलेक्ट किए हैं फॉर इंटरव्यू वो हमारा सैम्पल होगा। These may be people, geographic area, organizations, products, services, and so on. If the entire group of study objects are investigated, then it is called census. Suppose अगर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने लग जाएं, मरी में एक, अभी हमने डिस्कस किया 1,00,000 लोग रहते हैं, अगर हम 1,00,000 के 1,00,000 लोगों का इंटरव्यू करने लग जाएं, उनके बारे में पता करना शुरू कर दें, तो वो क्या होगा, वो पॉपुलेशन की बजाय वो सेंसस कहलाएगा। इसी तरह एक रियल एग्जांपल इसकी ये है कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है जो कि क्या करता है, हर 5 साल के बाद या सो ऑन, या अभी तो बहुत सालों से उसने ये एक्टिविटी नहीं की, लेकिन वो एक सेंसस कराता है पाकिस्तान की। उस सेंसस से क्या पता चलता है, पूरे पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन पे वो सेंसस कराता है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने लोगों, कितने के एजुकेटेड हैं, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, लोग कहाँ रहते हैं, और पर पर्सन इनकम लेवल क्या है, पर पर्सन एक हाउसहोल्ड को कितने लोग शेयर करते हैं। This is what? This is a census. A sample may be one object, smallest sample, or one less than the population, largest sample. जब हम सैंपल लेते हैं, हमने बात की मरी में 1,00,000 लोग रहते हैं। अब हो सकता, अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो हो सकता है हम सिर्फ एक बंदे से इंटरव्यू करके हम कहें हमने एक बंदे का सैंपल लिया, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट सैंपल। 10 लोगों का इंटरव्यू लिया, अनदर स्मॉल सैंपल। 500 लोगों का सैंपल हमने ले लिया, 1,00,000 हैं, 50,000 लोगों का सैंपल लिया तो 50% हमने सैंपल ले लिया। या ऐसे भी हो सकता है हम 9,99,999 लोग, मतलब 1 लेस देन द टोटल 1,00,000, हमने क्या किया, वो भी सैंपल लिया जा सकता है। तो सैंपल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 लेस देन द टोटल पॉपुलेशन भी हो सकती है, या एक ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, एक बंदा भी हो सकता है। Sampling method. This answers 2 questions. What does a sampling method do? Sampling method होता क्या है? Sampling method होता है वो तरीका, वो वे जिसके थ्रू हम सैम्पलिंग कंडक्ट करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। और इसका क्या फ़ायदा है? 2 फ़ायदे। पहला, how many observations should be made or subjects should be selected. पहला हमें क्या पता चलता है, कितनी ऑब्जर्वेशंस हमने इकट्ठी करनी है और कैसे इकट्ठी करनी है, सिलेक्ट कैसे करनी है। सैंपल, हमने जब सैंपल नंबर डिफाइन किया कि हमने 100 समावेश, सैम्पलिंग नंबर इज़ 100, 100 का सैंपल लेना है, तो इसका मतलब 100 ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए। साथ हमें ये भी हमारा सैंपल डिफ़ाइन करता है कि आपको किस तरह की ऑब्जर्वेशंस चाहिए। क्या आपको 100 लोग वो सिलेक्ट करने हैं जिन्होंने मूंछें रखी हुई हैं, या जिन्होंने मूंछें नहीं रखी, या जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई, जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी हुई, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। या 100 लोग वो सिलेक्ट करने हैं जो 6 फुट से ज़्यादा ऊंचे हैं, या वो जिन्होंने पीएचडी की हुई है, जिन्होंने पीएचडी नहीं की हुई, जो अमीर हैं, जो अमीर नहीं हैं। वो, और दूसरा सवाल कौन सा, विच सब्जेक्ट्स शुड बी सिलेक्टेड। विच सब्जेक्ट्स, हमारा सैम्पलिंग डिज़ाइन हमें बताता है कि किस तरह के लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए।
sample size may be determined based on judgment or statistically on the requirements of error and confidence. क्या कहता है? सैंपल साइज में बी डिटर्मिन्ड बेस्ड ऑन जजमेंट. एक तो तरीका सैंपल साइज लेने का तरीका ये है कि जी 100 की पॉपुलेशन है, मैं कहता हूँ कि मैं इसमें से 20 लोगों का इंटरव्यू कर लेता हूँ. मेरी अपनी जजमेंट है कि 20 विल बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. दूसरा तरीका ये, मैं स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट कर लूँ कि अगर 100 की पॉपुलेशन है तो व्हाट इज़ द नंबर जो कि इट विल बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन या ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अलावा कौन सी चीज़ देखते हैं सैंपल साइज के अंदर? एरर. जितना कम सैंपल साइज होगा उतना हमारा रिस्पॉन्स एरर, हमारा बायस एरर ज़्यादा होगा. जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा एरर कम होगा. उतना हमारा, जितना सैंपल साइज ज़्यादा होगा उतना हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा. कॉन्फिडेंस किस बात का? कॉन्फिडेंस इस बात का कि हमारा डेटा जो है वो करेक्ट है, सैंपल ठीक है, हमारा जो सैंपल है वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पॉपुलेशन को. नाउ सैम्पलिंग डिज़ाइन. There are two aspects in sampling design. The first is the selection of elements from the population, and the second is the basis on which representativeness of the sample is obtained. Sampling design के दो aspects हैं. First क्या है? Selection of elements from the population. आपने उस population के कौन से variables या कौन से characteristics study करने हैं, आपने किस बेस पे उस पॉपुलेशन का आपने सैंपल लेना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता ही नहीं होगा आप चाहते क्या हैं, क्यों आप उन 100 लोगों को स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको करेक्टरिस्टिक नहीं पता होगा. अगर 100 की पॉपुलेशन है, आप उन 100 लोगों का परसेप्शन पूछना है किस बारे में. दिस इज सैम्पलिंग डिज़ाइन. या आप सैम्पलिंग डिज़ाइन में आप बताते हैं कि मैंने ये पूछना है उनसे इस बारे में, ये एट्रीब्यूट है, ये करेक्टरिस्टिक है, या ये वेरिएबल है जिसको मैंने स्टडी करना है इस 100 की पॉपुलेशन में. उसको 100 को पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए मैं ये सैंपल ले रहा हूँ जिसको मैं स्टडी करूँगा. दूसरी क्या है कि क्या वो जो आप सैंपल ले रहे हैं वो उस पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करती भी है या नहीं. कि उस जो सैंपल के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या उस सैंपल के जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स क्या टोटल पॉपुलेशन में भी मौजूद हैं या नहीं, या टोटल पॉपुलेशन के उसमें मौजूद हैं या नहीं. The selection of elements individually from large population is called unrestricted sampling. Individually from large population से अगर हम उसको select करें तो that is unrestricted. When the element selection is controlled, the sampling is restricted sampling. अगर तो हम unrestricted कौन सी होती है? जिसमें हम ज़्यादा वेरिएबल्स ले लेते हैं. हम जितने हमें वेरिएबल्स मिलते जाते हैं हम लेते जाते हैं. और कंट्रोल्ड कितनी होती है? जिसमें हमने स्पेसिफाइड कि हमें ये करेक्टरिस्टिक ही स्टडी करने हैं, इसके अलावा अगर हमें और कोई वेरिएबल करेक्टरिस्टिक मिलेगा तो हम स्टडी नहीं करेंगे. Now, sampling process. What is the sampling process? Steps involved in sampling process are as follows. Sampling का process क्या होता है? Sampling करने के लिए जो तरीक़ेकार है वो क्या है? सबसे पहला step, definition of population. सबसे पहले तो आप population define करेंगे. आपकी population क्या है? आप किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं, किन को स्टडी करना चाहते हैं, किन के बारे में जानना चाहते हैं. स्टेप 2 इज स्पेसिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम. आप कैसे करना चाहते हैं,
कोई फ्रेमवर्क डिवाइस करेंगे कि आप पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर आपका सैंपल इतना होगा, फिर आप ये करेंगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, आपका यूनिट क्या है सैम्पलिंग का, सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है। हमने पहले भी बात की, सैम्पलिंग यूनिट कुछ भी हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, अगर हम इंडिविजुअल्स को स्टडी करें इंडिविजुअल हो सकता है, अगर हम सैम्पलिंग के अंदर हम अगर किसी इन्वेंट्री को स्टडी करें, किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करें, वो भी हो सकता है, कोई प्लांट को स्टडी कर रहे हैं तो सैम्पलिंग यूनिट प्लांट भी हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग करनी किस तरह से, डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज, कि सैम्पल साइज हमारा क्या होगा। These are the important steps which are involved in sampling process. Now, definition of population. पहला स्टेप क्या है, हमने population को define करना है। A population is defined in terms of element, sampling unit, extent, time. हम एक पॉपुलेशन देखते हैं, किस बेसिस पे देखते हैं कि हमने इन 100 लोगों की परसेप्शन जाननी, उन 100 लोगों की परसेप्शन क्यों जाननी, किसी करेक्टरिस्टिक या फर्क के या किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की वजह से। या अगर हम देखते हैं एक पॉपुलेशन है, उसमें अगर हम क्लिनिकल अप्रोच से देखें, कोई बीमारी आ गई उनमें, हम इस वजह से उनको स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि उनमें बीमारी आ गई, उस बीमारी को हम एक्चुअली स्टडी करना चाहते हैं। कि प्लांट्स में कोई बीमारी आ गई, हम पूरी फसल को स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए हम सैम्पलिंग करेंगे। फिर कि अब सारी फसल का एक एक पौधे को तो मैं स्टडी नहीं कर सकता, तो मैं सैंपल कर लेता हूँ कि जो कि एक ही जगह पे पॉपुलेशन और सैंपल हो, एक ही खेत में वो पौधे लगे हों, एक ही तरह से पानी दिया जाता हो जिनको, बाकी भी दोनों में एक ही तरह की बीमारी हो, दोनों के सिम्टम्स एक जैसे हों, फिजिकल अपीयरेंस जो दोनों की एक जैसी हो, एक ही टाइम पे दोनों बीमार हुए हों, एक ही खेत में, तो इसका मतलब वेदर कंडीशंस भी एक जैसी होंगी। एग्जाम्पल, इन अ सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन द पॉपुलेशन वॉज डिफाइंड एज एलिमेंट, क्या होगा इसमें, मैन्युफैक्चरिंग है, प्लानिंग कंट्रोल्ड एक्टिविटी है। सैम्पलिंग यूनिट क्या है, बैच मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशन इन इंजीनियरिंग, बैच मैन्युफैक्चरिंग और ये एक जो बैच है वो आपका एक यूनिट है। एक्सटेंट, हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग गुड्स, पहले से इंजीनियरिंग गुड्स ही बनाते हैं, आपने इंजीनियरिंग गुड्स स्टडी करनी है, इंजीनियरिंग गुड्स ही बनाते हैं। टाइम, पिछले 2 साल से बना रहे हैं। Now, specification of sampling frame. For probability sampling, one has to have a sampling frame. Errors may occur when researchers fail to access the elements through telephone or from industrial directories. सैम्पलिंग फ्रेम, अभी हमने पिछली स्लाइड्स पे डिस्कस किया सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, क्यों यूज़ होता है। हम एक फ्रेमवर्क क्यों बना लेते हैं, वो इसलिए बना लेते हैं कि हमें ये पहले से प्लान करते हैं कि हम अपनी सैम्पलिंग करेंगे कैसे। अब सैम्पलिंग अगर हम करें ऑन द बेसिस ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी या इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी, तो उसमें एरर भी आ सकता है। एरर इस तरह आ सकता है कि बहुत सख्त है, आपने सैंपल किया कि ये एक एरिया है, जोग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ पे ये 10 इंडस्ट्रीज़ हैं, इन 10 इंडस्ट्रीज़ का मैं सैंपल लेता हूँ 3 इंडस्ट्रीज़। अब उन 3 इंडस्ट्रीज़ को मैं टेलीफोन डायरेक्टरी से अगर देखूँ तो शायद उनका टेलीफोन नंबर ही गलत है, तो क्या मैं सैंपल तो मैंने कर लिया लेकिन मैं उनको इंटरव्यू नहीं कर सकता, सैम्पलिंग एरर आ गया। For non-probability sampling, convenience or referrals may suffice to specify the sample
द रिसर्चर ऑलवेज यूटिलाइजेज हिज आर ओन सेंस ऑफ जजमेंट। सैम्पलिंग फ्रेम में क्या होता है, हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में तो देखते हैं कि अगर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि जी ये पॉपुलेशन है, उसकी ये सैंपल बनता है, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के करैक्टरिस्टिक्स आपस में मैच करते हैं, और हम एक फ्रेमवर्क डिवाइस कर लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में तो हम अपनी कन्वीनियंस देखते हैं, जजमेंट देखते हैं कि मेरा ख्याल है ये इस तरह से ठीक है, इतना सैंपल ठीक रहेगा, और ये सैम्पलिंग करने का तरीका ये ठीक रहेगा, इसमें मुझे कन्वीनियंस भी मैं आसानी से कर भी सकता हूँ। लेकिन इसका नुकसान क्या है, बायस आ जाता है। आप इंक्लाइंड हैं किसी एक तरीके को फॉलो करने को। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट पब्लिकेशन ऑन इंडस्ट्रीज, लिस्ट ऑफ बैच मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग फर्म्स लिस्टेड इन कराची स्टॉक एक्सचेंज। आप वहाँ से एक लिस्ट ले लेते हैं, गवर्नमेंट की आप एक पब्लिकेशन ले लेते हैं, उसको देख के आप सैम्पलिंग करना शुरू कर देते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका यूनिट ही जब तक आपने डिफाइन नहीं किया, बताया नहीं, तो आप सैम्पलिंग कैसे करेंगे। इट इज द बेसिक यूनिट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। एग्जाम्पल, हेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स लाइक डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल मैनेजर्स। आपने एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, 10 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का की पॉपुलेशन है, आपने उसमें से 3 को सैंपल कर लिया। अब आप कहते हैं कि मैं उन 3 को जो सैंपल किया है, मैंने उन 3 से इंटरव्यू करना। इंटरव्यू किससे करने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल मैनेजर्स, नॉट लेस देन दैट। वो किस लिए, वो इसलिए कि आप चाहते हैं ट्रू ओपिनियन कि कंपनी का क्या ओपिनियन है। हो सकता है जो नीचे जूनियर मैनेजर्स या मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उसको कंपनी का एग्जैक्ट ओपिनियन ना पता हो, उससे ना पता हो कि कंपनी अब आगे किन एरियाज में अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर्स, दीज आर द पीपल हु आर द डिसीजन मेकर्स। तो मैं डिसीजन मेकर्स की राय, परसेप्शन जानना चाहता हूँ। सो इसमें सैम्पलिंग यूनिट क्या हुआ, डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल मैनेजर्स। Selection of sampling method. Sampling method is the way in which sample units are selected. Very simple. Example, use of check sampling methods in an exploratory study. The method includes the selection criteria or just availability if the number in the population is not large. सैम्पलिंग मेथड्स बहुत सारी तरह के हो सकते हैं। एक मेथड ये भी है कि मैं देखता हूँ कि मैंने एक कराची में एक फर्म्स का सर्वे करना। अब पहले से मैंने सैंपल की हुई है कि मैंने इन 50 फर्म्स का सर्वे करना, लेकिन मैं उन 50 फर्म्स को कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाता। उनको मैं कॉल करता हूँ, डायरेक्टर्स से मैंने करना है, उनके जनरल मैनेजर से बात ही नहीं हो पाती। मुझे यही बताया जाता है कि ही इज़ बिज़ी, वो नहीं अभी मिल सकते। फिर मैं उनका इंटरव्यू कैसे करूँ। अब मुझे तो उसी हायर रैंकिंग के किसी बंदे से इंटरव्यू करना है। फिर ऐसा हो सकता है कि मैं किसी, सपोज़ एक बंदे से, किसी एक जनरल मैनेजर से मेरा इंटरव्यू हो जाता है, तो आई आस्क हिम कि मुझे किसी और को रेफ़र कर दें, मेरी किसी से मुलाकात किसी और जनरल मैनेजर से करा दें, या मैं उसी फैक्ट्री के एडजेसेंट जो दूसरी फैक्ट्री में वहाँ चला जाता हूँ और पूछ लेता हूँ कि आपके जनरल मैनेजर साहब अवेलेबल हैं। अगर वो अवेलेबल हैं तो मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ। तो व्हाट इज़ दिस, अवेलेबिलिटी। जो अवेलेबल है उससे इंटरव्यू कर लिया, जो नहीं अवेलेबल नहीं किया। अपना सैम्पल साइज़ हमने सिर्फ पूरा किया। 3 करने थे, 3 डायरेक्टर से कर लिए। दिस इज़ वन ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स।
Determination of sample size. The number to be sampled can be decided on the statistical analysis when the sample size is large. जब sample size large हो, जब हमारी population बहुत बड़ी है, sample size भी हमने large रखा है, तो उस वक़्त क्या होता है कि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं कि हमारा सैम्पल साइज़ क्या होना चाहिए। उस पॉपुलेशन के लिए 10 लाख लोगों का हमने पॉपुलेशन ली है, तो 10 लाख लोगों की हम स्टैटिस्टिकली ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन कौन सा सैम्पल है जो कि ट्रू रिप्रेजेंट करेगा उस पॉपुलेशन को। It can be modified by consideration of availability, cost and accessibility. अब 10 लाख की पॉपुलेशन है, हमने सैम्पल साइज डिटरमिन किया 1 लाख। अब 1 लाख जो है, इट इज़ नॉट अ लॉ कि हमने 1 लाख ही इंटरव्यूज़ करने। हमने अपनी अफोर्डेबिलिटी भी देखनी है, कॉस्ट के एलिमेंट्स भी देखनी है। क्या हम इतना टाइम स्पेयर कर सकते हैं, हम इतने 1 लाख इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आई कम टू अ पॉइंट वेयर आई सी कि मैं सिर्फ 50,000 इंटरव्यूज़ ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। टाइम भी कम है और हमारे पास इतनी बजट अवेलेबल नहीं। फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपना सैम्पल साइज़ रिड्यूस करके 50,000 कर दूँगा। एंड आई विल पुट अ लिमिटेशन इन माई रिसर्च स्टडी के मैं करना तो 1 लाख इंटरव्यूज़ ही चाहता था, लेकिन क्योंकि इन लिमिटेशंस की वजह से मैंने 50,000 किए। हो सकता है कि वो 50,000 जो है मेरी पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है कि नॉट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट तो कर रहा होगा, लेकिन हो सकता है 5% 10% एरर का एलिमेंट आ जाए। Now, classification of sampling methods. Broadly, sampling methods को हम in following categories में classify करते हैं। एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दीज द टू ब्रॉड क्लासिफिकेशंस ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। अब नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर फिर फर्दर आगे हमें क्लासिफिकेशंस आ जाती है। वन इज कोटा सैम्पलिंग, एज द नेम सजेस्ट कोटा डिफाइन करते थे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, पर्पोसिव सैम्पलिंग। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की क्या फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, प्रोपोर्शनेट, एक प्रोपोर्शनेट होती है, एक डिसप्रोपोर्शनेट होती है। फिर एक क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, एक सिस्टमैटिक होती है और एक एरिया होती है। क्लस्टर सैम्पलिंग एरिया की भी होती है, एक सिस्टमैटिक भी होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आज का ये सेशन जो है हमने शुरू में डिस्कस किया था कि दिस इज अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ सेक्शन 2 और ये दिस टॉपिक इज सैम्पलिंग। इसमें हम सैम्पलिंग की टेक्निक्स पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे सैम्पलिंग होती क्या है, क्यों ज़रूरी है, करते कैसे हैं, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर्स क्या हैं। फिर हमने प्रोबेबिलिटी इसकी देखी, टाइप्स देखी सैम्पलिंग की। मेजर 2 क्लासिफिकेशंस अब हम पढ़ रहे हैं। पहली मेजर क्लासिफिकेशन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अदर वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इस सेशन को कंक्लूड करके हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम रिवाइज करेंगे हमने सेक्शन 2 में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं और उसमें हम दोबारा से डिस्कस करेंगे सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एलिमेंट्स, टॉपिक्स। नाउ कमिंग बैक टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। This is a judgment-based procedure. It can be representative, but precision and confidence cannot be obtained. Very simple. जो non-probability होती है, एक तो वो it is not based on statistical analysis, ठीक है, judgment-based होती है,
मेरा अपना ख्याल है, अपनी जजमेंट है, मैंने उस जजमेंट के हिसाब से आई विल मेक अ डिसीजन कि इतना सैंपल होना चाहिए, ये सैम्पलिंग मेथड होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, इस तरह से कर लेते हैं। नाउ इसमें क्या फ्लॉ क्या है, एक तो प्रिसीजन नहीं आती और कॉन्फिडेंस जो है वो एक रिक्वायर्ड हम लेवल ऑब्टेन नहीं कर सकते। नाउ फर्स्ट type of non-probability sampling is quota sampling. This is the most commonly used non-probability sampling method. Rough proportion of subclasses strata in the population are estimated. Stratas क्या होते हैं जी? Stratas होते हैं sample, population आपने 100 लोगों का की टोटल आपने पॉपुलेशन बना ली, उसमें से आपने सैंपल ले लिया 20 का, 20 लोगों का सैंपल ले लिया, उसमें 4 ग्रुप्स आपने फर्दर बना दिए, 4 स्ट्रेटास बना दिए। हर स्ट्रेटा में कितने लोग आ गए? 5-5 लोगों का एक ग्रुप बन गया, स्ट्रेटा बन गया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटा। फिर आपने हर 5 लोगों का जो आपने स्ट्रेटा बनाया, उसके अंदर आप फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्लस्टर बना सकते हैं आप, 5 क्लस्टर, हर इंडिविजुअल का एक क्लस्टर बन सकता है। हर स्ट्रेटा में आपने 5-5 क्लस्टर्स बना दिए। द इंडिविजुअल यूनिट्स इन ईच स्ट्रेटा आर चोजन बाय रिसर्चर बेस्ड ऑन जजमेंट। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, दे आर बेस्ड ऑन जजमेंट, अपना ख्याल, मेरा हंच। Therefore, selection bias will be present. Selection bias क्या होता है? हमने पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया था। हो सकता है बीइंग अ रिसर्चर मेरी इंक्लिनेशन किसी कॉन्सेप्ट, किसी आइडिया की तरफ ज़्यादा हो, और मैं जब चूज़ करूँ तो I'll base my sampling on that concept। या हो सकता है एक मैंने सैंपल बनाया, सैंपल में मैंने वो लोग चूज़ किए जो कि ज़्यादा हैंडसम लोग थे। उसके अलावा क्योंकि मुझे हैंडसम लोग पसंद हैं तो मैंने हैंडसम लोग ज़्यादा चूज़ किए, हैंडसम लोग प्लस उनमें जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो मैंने चूज़ कर लिए, तो बायस आ गया बीच में। जजमेंट सैम्पलिंग। In this sampling procedure, a sample is obtained on the basis of sound judgment or experience on the part of the sampler who adopts a particular data collection strategy. Researcher, जो कि सैम्पलर भी हम जैसे कहते हैं, वो क्या करता है? अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज की बेस पे डाटा कलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर लेता है या एक नई स्ट्रैटेजी बनाता है जिसके थ्रू अपनी जजमेंट और एक्सपीरियंस की बेस पे वो एक सैंपल डिफाइन कर लेता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग। दिस इज अ जजमेंट सैम्पलिंग procedure used for studying special characteristics of a population. Initial subjects with desired characteristics are randomly selected. Additional respondents in the sample are obtained by referral. स्नोबॉल का एक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स में एंड मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है, इसके अलावा डिफरेंट थ्योरीज़ में भी यूज़ करते हैं इसे। स्नोबॉल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली स्नोबॉल शुरू वहाँ से हुआ, आप देखें ग्लेशियर है, बर्फ़ पड़ी हुई है, पहाड़ है बहुत, उस पर बर्फ़ पड़ी हुई है, ऊपर से एक बर्फ़ का तोदा गिरता है और वो नीचे को फिसलता हुआ नीचे को जाना शुरू करता है। जब वो नीचे को आना शुरू करता है तो और बर्फ़ उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाती है और करते करते एक वो बॉल बन जाता है जो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और जब उसके साथ और बर्फ़ लगती जाती है तो वो क्या होता है? एक बहुत बड़ा हुजम, एक बहुत बड़ा स्नो बॉल बन जाता है जो कि जब नीचे आके गिरता है, जिस चीज़ पे गिरता है उसे तबाह कर देता है। दिस इज स्नो बॉल इफेक्ट। हम मैनेजमेंट साइंस में से कैसे यूज़ करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि एक जैसे
हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि एक ऑफिस में एक कुलीग ने एक किसी चीज़ के बारे में उससे एतराज़ था कि हमें लंच फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रॉपर। सबसे पहले उसने आइडेंटिफाई किया, उसने आइडेंटिफाई तो हो सकता है और भी लोगों ने किया, लेकिन पहले उसने बात की मैनेजमेंट से कि जी लंच फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रॉपर। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, और लोग भी उसके साथ शामिल होते गए, और करते करते वो पहले अकेला बंदा था जिसने मैनेजमेंट को कंप्लेंट की, फिर और लोगों ने कंप्लेंट करनी शुरू की, फिर और लोगों ने कंप्लेंट करनी शुरू की। इससे क्या हुआ, मैनेजमेंट प्रेशर बिल्ट होता गया और वो एक स्नो बॉल बनता गया, और बड़ा होता गया और बड़ा, और लोग ज्वाइन करते गए करते गए करते गए। सेम हम देखते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें क्या होता है, इनिशियली रिसर्चर या सैम्पलर क्या करता है, जो पॉपुलेशन में से करेक्टरिस्टिक्स चाहिए उन करेक्टरिस्टिक्स के कुछ बंदों को या वो अपने सब्जेक्ट्स को वो कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, उनका इंटरव्यू कर लेता है। अब मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी को लीड कर रहे हैं। अब मुझे आपका मैंने इंटरव्यू किया, इनिशियली मैंने आपको चूज़ किया, आपने मुझे रेफ़र किया किसी और के पास कि वो इस टॉपिक पे मुझसे ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन रखता है, आप उनका इंटरव्यू कर लें। उसने इंटरव्यू अरेंज भी करा दिया, फिर उस बंदे ने मुझे किसी और के पास रेफ़र कर दिया, फिर मैंने तीसरे बंदे का इंटरव्यू किया, उससे पूछा कि इसके अलावा भी आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो जिसकी इस एरिया में एक्सपर्टीज़ हो, या इस बारे में अच्छी परसेप्शन रखता हो, या इस बारे में वो जानता हो, उसकी नॉलेज हो, तो मुझे उसको रेफ़र कर दें। इस तरह रेफ़र होते 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 मेरे पास इवेंचुअली 10 लोगों का सैंपल आ गया। मैंने 10 लोग इंटरव्यू कर लिए, जिसमें से शुरू में मैंने सिर्फ एक को आइडेंटिफाई किया था, एक को चूज़ किया था, जिसने मुझे आगे रेफ़र किया, और इस तरह ही स्नोबॉल बन गया। पर्पोजिव सैम्पलिंग। पर्पोजिव सैम्पलिंग क्या होती है जी? दिस इज ऑल्सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विच सर्व्स एन ऑब्जेक्टिव और पर्पस। एक ख़ास पर्पस, एक ख़ास ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रख के अगर हम जब सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पल साइज डिफाइन करते हैं, तो वो पर्पोजिव होती है, उस पर्पस को सर्व करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए। स्पेसिफिक। कन्वीनियंट सैम्पलिंग। These sampling procedures are ad hoc procedures. They are also called accidental samples. Whatever is easily available, subjects who are cooperative or subjects who are articulate are chosen. Convenient sampling. मैंने एक अर्बन हाउस होल्ड का एक सर्वे कराना है। अब इन्यूमरेटर्स को मैंने इंस्ट्रूमेंट्स दिए, क्वेश्चनर्स दिए, उन्होंने हर घर जाके इंटरव्यूज़ करने, क्वेश्चनर्स फिल करने। अब जिस घर भी जाके वो नॉक करते हैं, आगे से रिस्पॉन्स इज नल, लोग जवाब नहीं देना चाहते, इंटरव्यू नहीं देना चाहते। जब वो बात करते हैं हम आपसे कुछ बातें इंटरव्यू पूछने, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अब उस एरिया में 1000 घर है, 1000 हाउस होल्ड्स हैं। अब हमने इंटरव्यू करना था 200 हाउस होल्ड्स का, जो हमने सिलेक्ट किए हुए थे, मगर वो 200 तो हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। हम क्या करते हैं, फिर फर्दर देखते हैं कि जो हमें उस एरिया में घर मिल जाए, जो हमें जवाब दे दे, हम उसका इंटरव्यू कर लेते हैं। एक घर का हमने उनसे पूछा, हमने आपसे बात करी, उन्होंने कहा जी ठीक है, उन्होंने हमें क्वेश्चनर फिल करा दिया। नेक्स्ट के पास गए, उन्होंने कहा कि नहीं हम बात नहीं करना चाहते। उससे नेक्स्ट के पास गए, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, मैं क्वेश्चनर आपका फिल करा देता हूँ, और इस तरह से। तो जो वट एवर इज़ अवेलेबल, और एक्सीडेंटली आप किसी घर गए, उन्होंने जवाब दे दिया, दूसरे के पास गए, उसने नहीं दिया। सो दिस इज़ कन्वीनियंस। आपने कन्वीनियंस को देखकर आपने वो सर्वे कर लिया, सैम्पलिंग उस कन्वीनियंस बेस्ड हो गई। अदरवाइज आप अगर टारगेट करके जाएं कि मैंने इसी घर से इंटरव्यू करना है, और वो घर आपको इंटरव्यू ना दे, तो दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नाउ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।
In these procedures, one can calculate the likelihood of any population element being included in the sample. In this method, random sampling is employed. हमने सैम्पलिंग मेथड्स की क्लासिफिकेशंस क्या देखी थी? 2 मेजर क्लासिफिकेशंस, नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी. फिर हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, आगे कोटा सैम्पलिंग और हमने देखी थी, और फर्दर हमने और मेथड्स पढ़े. अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की क्या टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं. अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जिसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं थ्रू प्रोबेबिलिटी, हम लाइकलीहुड ढूंढ लेते हैं ऑफ एनी पॉपुलेशन एलिमेंट बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल. हम क्या करते हैं? क्रॉस टेबुलेशन कर लेते हैं. एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, एक तरफ हमारा सैंपल आ जाता है. उससे क्रॉस टेबुलेशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि उस कैरेक्टरिस्टिक का उस सैंपल में अपीयर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितना चांस है, लाइकलीहुड है. और यूजुअली इस मेथड में हम रैंडम सैम्पलिंग ही यूज करते हैं. नाउ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. इन दिस प्रोसीजर ईच पॉपुलेशन एलिमेंट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. पॉपुलेशन का हर एलिमेंट का जब सैंपल लेते हैं उसमें पॉपुलेशन के हर एलिमेंट का इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड होता है. इसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. एनी n यूनिट्स be as likely as sample as any other n elements. The sample statistics are computed and used to estimate the population parameters with the stated confidence and precision. इसमें क्या होता है? हमारे पास प्रिसीजन और कॉन्फिडेंस दोनों अचीव हो जाती है. थ्रू कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू हम सैंपल साइज कैलकुलेट कर लेते हैं. और सैम्पलिंग का तरीका, मेथड, 2 चीजें आ जाती हैं हमारे पास. स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. इसमें क्या करते हैं? दिस इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. इन दिस द पॉपुलेशन इज स्ट्रैटिफाइड, पार्टीशन. हमने बात की थी, स्ट्रैटास बना देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन है, उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, हर कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे हमने डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए, उनको पार्टीशन कर दिया. उसके बाद हमने रैंडम सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम. हर स्ट्रेटम से हमने एक रैंडम सैंपल ले लिया. इन दिस सैम्पलिंग एरर इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड. इसमें सैम्पलिंग एरर खत्म हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है. वो कैसे? कि हर ग्रुप से, हर कैरेक्टरिस्टिक से तो हमने एक एक या 2 या 3 हमने वहां से सैंपल ले लिए. फिर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉपुलेशन का नहीं बच जाता जिससे हमने कोई भी सैंपल चूज ना किया. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. लेट्स see it by example. Simple random sample. In a simple random sample, each has an equal chance of being chosen. Here the chance is 1 out of 4. Rows and columns. आपने ये देखा मैट्रिक्स बना हुआ है, रोज एंड कॉलम्स बनी हुई है. इसमें हम क्या करते हैं कि रोज के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं. हर रो में 4 एलिमेंट्स हैं. हर रो से हमने एक चूज कर लिया सैंपल. अब स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल. इन अ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल, डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ द पॉपुलेशन आर sampled at different ratios. Here the squares have a 1 in 2 probability of entering the sample, while the A's have a 1 in 4 chance of being selected. हमने देखा पिछले, हमने सिंपल रैंडम में क्या देखा था? हर रो में 4 एज थे, उन चारों में से एक सिलेक्ट हो गया था. अब यहाँ पे क्या है? 6 कॉलम्स हैं, हर रो में 4 एज हैं, 2 बीज हैं. तो क्या होगा? हर रो से एक ए और एक बी. हालांकि 4 ए हैं, 2 बी हैं, तो होना ये चाहिए कि 2 ए आए और एक बी आए, लेकिन हर रो से एक ए और एक बी. इस तरह से हम
दिस इज स्ट्रैटिफाइड, हमने क्या किया, ग्रुप बना दिया, स्ट्रैटास बना दिए, हर स्ट्रैटा से हमने एक नंबर चूज कर लिया। नाउ क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? दिस इज सिमिलर टू स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। In this, population is divided into subgroups which are small scale populations. Random sample is selected from each subgroup. मैंने जैसा कि पहले एक्सप्लेन किया, पॉपुलेशन से हमने सैंपल ड्रॉ किया, सैंपल को हमने फर्दर डिवाइड किया, स्ट्रेटास में ग्रुप्स बना दिए, स्ट्रेटास को फर्दर अगर हम सब ग्रुप बनाएंगे तो उससे कहेंगे क्लस्टर्स। तो इसमें क्या करते हैं, रैंडम सैंपल इज derived from each cluster, हर क्लस्टर से हम एक सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, a random beginning is made and every nth item is starting from the first item is selected. सिस्टमैटिक रैंडम क्या है, रैंडमली पहले हम एक एलिमेंट चूज कर लिया, उसके बाद एवरी nth एक इक्वल इंटरवल के बाद हमने फिर एक एलिमेंट चूज कर लिया, फिर उसके इक्वल इंटरवल के बाद फिर एक और एलिमेंट चूज कर लिया। इट इज एन इजी सैम्पलिंग प्रोसीजर एंड ऑफन कैन बी मोर रिप्रेजेंटेटिव सिंस इट कट्स अक्रॉस द पॉपुलेशन। इजी प्रोसीजर है, एक पॉपुलेशन है 100 हाउसेस की, हमने कहा हम हर 12वें घर से, हर 12th हाउस से एक इंटरव्यू करेंगे, हर 12th हाउस, तो हमने पूरी पॉपुलेशन को तो कवर कर लिया, उससे हमारी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई उस पॉपुलेशन की। रादर देन कि हम चूज़ करते कि ये जो दो स्ट्रीट्स हैं इनका हम इंटरव्यू कर लें, हमने हर स्ट्रीट से एक एक इंटरव्यू कर लिया। नाउ लेट्स सी इट्स इलस्ट्रेशन बाय एग्जांपल। पहला क्या था, इसमें 3 स्टेज सैंपल था। द लार्जेस्ट यूनिट्स, द रेक्टेंगल्स आर सैम्पल्ड, पहले हमने रेक्टेंगल्स ले लिए, ठीक है जी, इसके हमने, ये हमारी पॉपुलेशन थी, रोज थी, कॉलम्स में मैट्रिक्स बने हुए थे, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन थी। इसमें क्या किया हमने, हर रेक्टेंगल के अंदर 4 स्ट्रेटास थे, हर स्ट्रेटा के अंदर 4 क्लस्टर्स बन गए। अगर हम इसको जर्नली देखें, हर एज अ होल ये कितने, 6 रेक्टेंगल्स हैं, 6 रेक्टेंगल्स की पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में हमने हर 4 हमने क्या कहते हैं रेक्टेंगल्स बना दिए, हर रेक्टेंगल के अंदर 4 स्ट्रेटास बन गए, हर स्ट्रेटा में 4 क्लस्टर्स बना दिए। अब हम क्या करते हैं, स्टेज 2 में सर्कल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द चोजन ट्राइंगल्स, हर ट्राइंगल से हम एक एक सर्कल सिलेक्ट कर लेते हैं। देन डॉट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द चोजन सर्कल्स, हर जो ट्राइंगल से हमने एक एक सर्कल चूज किया। अब हम हर एक ट्राइंगल में से 2-2 स्ट्रेटास लेंगे, जिसमें से हम फर्दर हर स्ट्रेटा में से हमने अपने डॉट्स या क्लस्टर्स चूज कर लिए। इससे क्या हमने किसकी एग्जांपल स्टडी करी, क्लस्टर सैम्पलिंग की। इन अ क्लस्टर सैंपल सेवरल एडजेसेंट यूनिट्स आर सिलेक्टेड, हियर क्लस्टर्स ऑफ 3 आर सैंपल्ड। जैसे पिछली हमने एग्जांपल में देखा, हर ट्राइंगल में 4-4 क्लस्टर्स बना दिए, हर क्लस्टर में हर ट्राइंगल के अंदर 4-4 हमने स्ट्रेटास बना दिया, हर स्ट्रेटा में 4-4 क्लस्टर्स बना दिए, हर क्लस्टर में से हमने एक एक चूज कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल्स देखे, हर ट्राइंगल में से एक एक स्ट्रेटा चूज किया, उस स्ट्रेटा में से फिर हमने क्लस्टर्स चूज किए। 3 स्टेजेस में हमने देखा क्लस्टर सैम्पलिंग। एरिया सैम्पलिंग, the sampling area is divided into sub areas at different levels. Likewise, successive random samples are chosen. Example, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है एरिया सैम्पलिंग की। एरिया वाइज हम सैम्पलिंग कर लेते हैं। एक हमने टोटल एरिया देख लिया या हमने एक स्टेट देख ली,
सपोज हमने पंजाब देखा, पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, हमने देखा जी पंजाब है, पंजाब के अंदर सिटीज़ कितने हैं, उस सिटी में हमने रावलपिंडी चूज़ कर लिया। अब रावलपिंडी चूज़ कर लिया, उसमें हमने फिर देखा कि आगे लोकेलिटीज़ क्या क्या हैं, जोन्स कौन कौन से बने। फिर हमने देखा कि रावलपिंडी के अंदर एक स्कीम 3 एक एरिया है जो कि हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, स्कीम 3 में कितने घर हैं आगे, फिर उन घरों को हमने क्लस्टर्स को हमने आगे आइडेंटिफाई कर लिया। दिस इज कॉल्ड एरिया सैम्पलिंग, एरिया वाइज हमने सैंपल कर लिया। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग सैंपल साइज। सैंपल साइज हम कैसे डिटर्मिन करते हैं? एक तो हमने पहले भी देखा स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, दे आर डिफ़िकल्ट, दे आर कॉम्प्लेक्स, लेकिन उनको जब हम इन्वॉल्व करते हैं उनसे हम एक सैंपल साइज ऑफ ट्रू रिप्रेजेंटेशन हम उससे डिवाइस कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अदर क्या हमारे पास सैंपल साइज डिटर्मिन करने के मेथड्स अवेलेबल हैं? वन इज़ अनएडेड जजमेंट, एक हम अपनी एक जजमेंट है, हमारा ख्याल है कि सैंपल इतना होना चाहिए तो ठीक होगा। ऑल यू कैन अफोर्ड, कि आप कितना सैंपल साइज़ का आप सर्वे कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या कितने में एम्प्लॉय कर सकते हैं, या फोकस ग्रुप और इंटरव्यूज़ कराने तो कितना सैंपल का आप कर सकते हैं, किससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। एवरेज फॉर सैंपल्स ऑफ सिमिलर स्टडीज़, और स्टडीज़ में लिटरेचर रिव्यू करके हमें पता चलता है कि और लोगों ने क्या किया था, क्या सैंपल लिया था। रिक्वायर्ड साइज फॉर सेल, रिक्वायर्ड साइज फॉर सेल के एक सैंपल का क्या हमारी स्टडी से साइज हमें क्या पता चलता। अभी हम इसको फर्दर जरा देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज रिक्वायर्ड साइज ऑफ सेल? स्टैटिस्टिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल को एम्प्लॉय करके हम कैसे कर सकते हैं। इन दिस मेथड रिक्वायर्ड साइज सेल cells are formed using cross tabulations from example stratas versus characteristics। ये वही बात है हमने पिछली स्लाइड्स पे भी देखी थी। रिक्वायर्ड साइज में हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, क्रॉस टेबुलेशन बन जाती है, एक तरफ आ जाते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, और एक तरफ आप अपने स्ट्रेटास या आप अपने सैंपल आप अपने डिफाइन कर देते हैं। फिर आप उनको टेबुलेट करते हैं। मिनिमम नंबर for each cell is determined based on the type of analysis decide the minimum number is not violated in any cell। आप इन बातों का ख्याल रखते हैं, मिनिमम नंबर जो है एक सेल का वो वायलेट ना हो, और इनको फिर इनकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, सैंपल ड्रॉ करते हैं, सैंपल साइज ड्रॉ करते हैं। दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि रिक्वायर्ड साइज सेल में हम क्या करते हैं, हम क्रॉस टेबुलेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। एक तरफ आपकी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, एक तरफ आपका सैंपल आ जाता है। सैंपल को क्या करते हैं, सैंपल को आप स्ट्रेटास में अपने ग्रुप्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। आपका हर सेल का आपने एक नंबर डिफाइन किया होता है कि इस सेल में इतने ग्रुप्स होंगे, इस सेल में इतने ग्रुप्स होंगे। फिर हर सेल से आप फर्दर चूज़ करते हैं, अपना सैंपल चूज़ करते हैं, तो हमारे पास टोटल करके एक हमारे पास आ जाता है सैंपल साइज आ जाता है कि दिस इज़ द सैंपल साइज। हर जितने आपके सेल्स हैं उनका एक रिक्वायर्ड साइज, आप मिनिमम रिक्वायर्ड साइज आप एक डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप उनको टोटल कर लेते हो, आपके पास सैंपल साइज आ जाता है उस पॉपुलेशन का। नाउ we have come to the end of this session and आज के सेशन में हमने अपना सेक्शन 2 कंक्लूड कर दिया है। हमने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने उस वक्त डिफ़ाइन किया था कि हमने अपना कोर्स डिवाइड किया था 4 सेक्शंस में, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 2 आज हमने कंक्लूड कर दिया है, और इस सेक्शन में हमने बेसिकली किन कंपोनेंट्स को पढ़ा, हमने सर्वे को पढ़ा, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, वैलिडिटी, मेजरमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। और उसके अलावा आज के सेशन में हमने देखा सैम्पलिंग को, सर्वे की सैम्पलिंग कैसे हम करते हैं।
हमने पहले तो देखा सैम्पलिंग होती क्या है, सैम्पलिंग की कैसी जाती है, सैम्पलिंग क्यों ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि सैम्पलिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, सैम्पलिंग के हमने देखा क्लासिफिकेशंस क्या हैं, मेजर 2 मेथड क्या हैं क्लासिफिकेशन के, एक तो नॉन प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी है। नॉन प्रोबेबिलिटी हमने देखा कि फिर उसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमने ये भी देखा कि कौन से मेथड्स हैं जिसमें एरर का चांस ज़्यादा है, कौन से मेथड्स हैं जिसमें बायस या एरर का चांस कम होता है। फिर हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने देखा कि उसकी कितनी टाइप्स हैं और उसको स्टेटिस्टिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर हमने देखा व्हाट आर द प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्ड इन सैम्पलिंग की टेक्निक में कौन कौन से प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्ड हैं। फिर हमने देखा कि सैम्पल साइज डिसीजन क्या होता है, हमने क्यों सैम्पल साइज डिसीजन लेना होता है, सैम्पल साइज डिसीजन का फ़ायदा क्या होता है, कब यूज़ होता है, सैम्पल साइज कैसे डिटरमिन होता है, और उसके लिए हमारे पास क्या मेथड्स हैं, टेक्निक्स, हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने वो भी इसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्ट्रेटास क्या होते हैं। सैम्पल, सबसे पहले पॉपुलेशन से हम सैम्पल ड्राइव करते हैं, सैम्पल की हम जो ग्रुपिंग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो स्ट्रेटास बन जाते हैं। स्ट्रेटास ग्रुप्स बन गए, उसके अंदर फर्दर जब हम सब क्लासिफिकेशन या ग्रुप्स बनाते हैं तो उन्हें क्लस्टर्स कहते हैं, क्लस्टर्स बन जाते हैं। क्लस्टर्स के बेस करके फिर हम कैसे सैम्पल साइज डिटरमिन कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने देखा कि सैम्पलिंग के लिए ये कितने ज़रूरी हैं और क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड कैसे होती है, ये सारी टाइप्स भी हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट सेशन हमारा जो है वो है रिव्यू ऑफ सेक्शन 2। उसमें हम देखेंगे कि हमने सेक्शन 2 में कौन से मेन टॉपिक्स पढ़े, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ी, कैसे अप्लाई होती थी। हम ओवरव्यू करेंगे अपना सेक्शन नंबर 2 और उसमें सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट, वो सारे एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, ताकि हमें एक दफ़ा रीडू कर सकें हम सेक्शन 2 को। That is all for this session. Thank you very much.